हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मशीन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लीवर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो लीवर को जानने से पहले हम उसके जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। तो कहते हैं कि लीवर क्या है। तो कहते हैं लीवर इज अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बार है, ठीक है। एंड ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये आपका रोटेट करेगा। एक्चुअली में इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है आपका फलक्रम। तो ये होता है आपका फलक्रम, ठीक है। उसके बाद उसके एक साइड पे रखा जाता है आपका लोड। तो एक हो गया आपका लोड, और जिस पॉइंट पर इसका जो फोर्स है वो एक्ट करेगा उसको कहते हैं लोड पॉइंट, और हम उसको ऐसे शो करते हैं। उसी तरह अगर उसको मुझे लिफ्ट करना है तो मुझे उसके दूसरी तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इसको कहा जाता है इसका एफर्ट, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म अभी आप यहाँ पे देख रहे हो इसको कहा जाता है आपका लेवर। आई होप आपको जो लीवर है उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में बताता हूं। ऑलराइट, सो प्रिंसिपल ऑफ लीवर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए आइडियल लीवर के बारे में। सो आइडियल लीवर है क्या। देखिए एक ऐसा लीवर जिसमें मान लेते हैं कि जो मैंने आपको फलक्रम वाला पॉइंट बताया था ना, जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी बॉडी है वो रोटेट करेगी। मान लो उसमें कोई भी फ्रिक्शन है ही नहीं, और दूसरी बात, जो रोड आपने कंसिडर करी है वो क्या है, आपकी वेटलेस है। तो रोड का कोई वेट नहीं है, फलक्रम वाले पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उस केस में वो आपका एक आइडियल लेवर बन जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लेवर। सो प्रिंसिपल ऑफ लेवर ये कहता है कि इन इक्विलिब्रियम आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फलक्रम। मतलब ये कि आप खुद बताइए आपका बार जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कब आएगा, है ना। आपको पता है अच्छे से कि बार आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सिर्फ तभी आ सकता है जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो। कौन सा इक्विलिब्रियम की बात करो, यहाँ पे बात करो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। उस केस में क्या था, देखिए अगर यहाँ पे आपके पास लोड है तो लोड नीचे की तरफ एक्ट करता है तो ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और यहां पर आपने एफर्ट अप्लाई किया था तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा तभी ये सिस्टम क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम पे होगा। और यही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। आपको पता है इसी प्रिंसिपल की हेल्प से हम लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि देखिए ये मेरे पास क्या है, एक बार है और वो एक पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, एक ऐसा पॉइंट जो कि फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा। बट इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ये पूरा जो बार है वो आपका रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फलक्रम पॉइंट। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट जहां पे लोड का जो फोर्स है वो एक्ट करता है उसको हम कहते हैं लोड पॉइंट, जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस मशीन के ऊपर तो वो बन जाता है आपका एफर्ट पॉइंट। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, एफर्ट पॉइंट और फलक्रम के बीच का जो डिस्टेंस है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म। उसी तरह जो लोड पॉइंट है, नाउ दिस इज अ लोड पॉइंट, लोड पॉइंट और फलक्रम के बीच में जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं लोड आर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है अपना मैकेनिकल एडवांटेज। ना मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था लोड अपॉन एफर्ट। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या प्रिंसिपल ऑफ लेवर, जिसका मतलब क्या था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to anti-clockwise movement, anti-clockwise movement, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, वो आपका लोड दे रहा है। देखो लोड इधर जाएगा, इफ यू मूव टुवर्ड द पिवटेड पॉइंट तो ये क्लॉकवाइज आपका टर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है ना। तो फोर्स यहाँ पे क्या है आपका लोड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये लोड आर्म, ठीक है। सो यहाँ पे लोड आर्म की जगह पे एल डॉट ए डॉट लिख देता हूं।
और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में बात करता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, ये आपका एफर्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, तो मैं ई डॉट ए डॉट लिख देता हूं। ठीक है, सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, मुझे लोड अपॉन एफर्ट चाहिए, तभी उसका मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। सो देखिए मैं क्या करने लगा हूं, इस एफर्ट को यहाँ शिफ्ट करूंगा और जो लोड आर्म है वो इसके नीचे शिफ्ट करूंगा। सो क्या होगा, सो दैट विल बी लोड अपॉन एफर्ट विच इज इक्वल टू that will be effort arm divided by load arm। so देखिए ये आ गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर हो गया। याद रखना प्लीज कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड अपॉन एफर्ट तो होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, बट लीवर के केस में अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करनी है तो वो एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म होता है। और प्लीज हमेशा याद रखना कि ये जो एफर्ट आर्म की बात करते हैं ये फलक्रम और एफर्ट के बीच का लेंथ होता है, उसी तरह लोड आर्म क्या होता है, लोड और फलक्रम के बीच का लेंथ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताता हूं। अभी आपने देखा कि मेरे पास क्या था, कि मेरे पास एक बार था और बार के बीच में क्या था, फलक्रम था। एक साइड पे क्या था हमारे पास एफर्ट और दूसरी साइड पे क्या था हमारे पास लोड। अब पोजीशन ऑफ फुलक्रम डिपेंड करेगा ये लीवर एक्चुअली में कैसे बिहेव करता है। आई टेल यू इसका मतलब क्या है। देखिए पहला केस देखते हैं। ठीक है, इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। अभी कैसे पॉसिबल है कि सेंटर से थोड़ा सा मैं लोड की तरफ शिफ्ट कर दूं, मतलब ये थोड़ा ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, लोड है, यहाँ पे क्या है आपके पास एफर्ट है, और फुलक्रम मान लेते हैं यहाँ पर है। अब ये देखिए ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका लोड आर्म। तो इस केस में आपकी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब है वो होता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फुलक्रम को जस्ट लोड की तरफ शिफ्ट करके मैं एक ऐसा लीवर बना सकता हूं जो कि हैवी लोड को आराम से उठा सकता है, तो वो बन जाएगा आपका फोर्स मल्टीप्लायर। चलिए अब मैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताता हूं। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो ये जो फुलक्रम है ये एफर्ट की तरफ है, थोड़ा सा सपोज कर लो ये एफर्ट की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफर्ट है, यहाँ पे आपका लोड है। तो देखिए इस केस में आपका लोड आर्म ज्यादा होगा एफर्ट आर्म के, तो लोड आर्म ज्यादा है आपके एफर्ट आर्म के। एंड आपको रिमेंबर है आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी बताया आपको, दैट इज एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो उस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपकी लेस देन 1 आ जाएगी। और अगर किसी मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो तो मतलब वो गेन इन स्पीड या स्पीड मल्टीप्लायर होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है, मतलब लोड की स्पीड एफर्ट के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पीड मल्टीप्लायर। एंड थर्ड केस में हमने क्या करना है, वही वाली बात कि फुलक्रम एग्जैक्टली बीच में ही है। ठीक है, ये फुलक्रम जो है एग्जैक्टली बीच में है, ये आपका एफर्ट है, ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट आर्म, ये आपका लोड आर्म। अगर लोड आर्म इक्वल है मेरे एफर्ट आर्म के, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, इक्वल टू 1 ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब है कि इस लीवर का इस्तेमाल होगा टू अप्लाई एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, ताकि मैं अपने कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट को लगा सकूं। तो ऐसे लीवर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको इसके रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। तो ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं ये इसके जो पिछला लेक्चर था ये उसके बेसिस में है, जिसमें हमने पावर इनपुट, पावर आउटपुट, वर्क डन, फोर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैंने उस टाइम तो करवाया नहीं तो अभी मैं करवा देता हूँ। चलिए देखिए कैसे करेंगे। कहता है अ मशीन इज ड्रिवन बाय मतलब क्या हुआ कि एक 100 kg का मास है जो इस मशीन को बेसिकली चलाता है। ठीक है, दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड।
इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 500 kg। सो लोड आपको दिया हुआ है 500 kg वर्टिकली अपवर्ड एंड जी आपने लेना है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो कैलकुलेट नंबर वन। सो नंबर वन में वो क्या कहता है, कहता फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग मास। सो देखिए मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 kg का। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मास क्या होता है, दैट इज ऑलवेज वेट, और वेट क्या होता है mg। तो देखिए m आपको 100 दिया हुआ है, g आपको 10 दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में वो आपको कहता है कि वर्क डन, ये मैंने कर दिया पहला, मैं सेकंड करने जा रहा हूं। कहता है द वर्क डन बाय द फॉलोइंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर। तो देखिए बेटा आपने जहां तक वर्क डन के बारे में जानते हैं, वर्क डन के बारे में हम जानते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो इसका 1000 न्यूटन है, वो मैंने अभी आपको बता दिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका 8 मीटर का। सो देखिए 8000 जूल जो है वो मेरे सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया, गुड। उसके बाद कहता द पावर इनपुट टू द मशीन, पावर इनपुट टू द मशीन। सो देखिए मैं थर्ड पार्ट यहां करता हूं। सो व्हाट इज पावर, पहले तो आप पावर देखो, पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है, राइट। कहता पावर इनपुट टू द मशीन मतलब मशीन में कितना काम हुआ। तो देखिए हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी कि वर्क डन ऑन द मशीन कितना है, मतलब जो जो 100 kg वाला है वो कितना काम करता है मशीन के ऊपर। तो आंसर है उसका 8000 जूल। तो यहां पर आ जाएगा 8000 जूल डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में वो करता है, वो 4 सेकंड में करता है, 4 सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2000 जूल पर सेकंड, या तो आप इसको लिख सकते हो वॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 वॉट। ठीक है, या तो अकेला कैपिटल डब्ल्यू लिख के भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2000 वॉट। अब करते हैं हम बात फोर्थ पार्ट की। कहते हैं पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%। तो देखिए मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले भी बताया था। तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है पावर आउटपुट, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, पावर इनपुट इनटू 100 अगर परसेंटेज में दिया हो। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो एफिशिएंसी है वो आपको दी हुई है 60%। तो देखिए यहाँ पे मैंने 60 डाल दिया, पावर हमारे पास यहाँ पे आउटपुट मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे पी ओ डाल देता हूँ। जहाँ तक पावर इनपुट की बात है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 2000 वॉट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इनटू क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर है वो पावर आउटपुट जो है वो आपका आया था। देखिए यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 60 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास आएगा 1200 वॉट। तो ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम जल्दी से इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मैं ऑलरेडी आपका ये जो सी है वो डी खत्म कर चुका हूँ, तो अब मैं आपका जो है फिफ्थ पार्ट वो करने जा रहा हूँ। सो इस केस में वो कहता है द वर्क डन बाय द मशीन इज इन 4 सेकेंड। सो देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो हमारे पास जो पावर है वो वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है, राइट। सो वर्क डन क्या है, सो वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम। सो देखिए पावर कितना आपके पास दिया वो है 1200 वॉट, और टाइम जो है वो आपके पास है 4 सेकंड का। जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 4800 जूल। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, तो ये न्यूमेरिकल जो है वो आज के लेक्चर के साथ रिलेटेड है। कहता है कि कैलकुलेट द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। तो आइडियल बोल दिया ना, तो आइडियल के केस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा होता है लोड अपॉन एफर्ट, या फिर एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो उसने कहा कि मुझे आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करनी है। सो ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है आपका, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। वैसे नॉर्मली तो यही याद आता है, लेकिन इस केस में क्योंकि लेबर के केस की बात करो तो याद आएगा एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। सो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी आपको एफर्ट आर्म दिया हुआ है। एफर्ट आर्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 60 सेंटीमीटर डाल दूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय लोड आर्म कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर डाल दूंगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लीवर के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में पढ़ा, और ये जाना कि आइडियल लीवर का बेसिकली मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हमने उसकी मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड आउट किया है, और एट द एंड हमने दो न्यूमेरिकल्स किए रिलेटेड टू इट। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।